नमस्कार साथियों, ये पीवाईक्यू की सीरीज में हम अगली वीडियो पर आज आ चुके हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो भी पीसीएस के प्री का ही है। ये क्वेश्चन बेहद स्तर के हैं, मतलब इनसे आप सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ही आपको कई सारे और क्वेश्चंस के भी आंसर मिलेंगे और आप जो कठिन प्रश्नों की श्रेणी में आप जिन्हें शामिल करते हैं उनके प्रति भी हैबिचुअल बन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रारंभ करेंगे। आज हम 20 से 25 क्वेश्चन लगाएंगे। ऐसे ही हम लगभग इस हफ्ते तो पीवाईक्यूज ही लगाएंगे ताकि आपको एक आइडिया भी मिल जाए और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो कि जो आप पढ़ते हैं उसी से सारे एग्जाम्स में बनता है। अगर आपने थोड़ा गहराई से पढ़ा है तो जो हायर एग्जाम्स हैं उसके क्वेश्चन बनेंगे। सिंपल ही बात है वो तो। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो भी मैं इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें, क्योंकि एक एंड से ही सब कुछ नहीं हो सकता। जब आप दोनों एंड से, आप भी और मैं भी दोनों साथ में कार्यवाही करेंगे तो फिर हम आगे कुछ बेहतर हासिल कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे पूछता हूँ या जो भी मैं कहता हूँ यहाँ पर आपको नोट डाउन करने के लिए, वो आप जरूर से निस्वार्थ भाव से करिए, क्योंकि मैं एक्चुअल में ये सब बेनिफिशियल ही है। ठीक है, तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि जो ज्योतिबा फुले हैं वो किससे संबंधित थे। अब आपने सबने पढ़ा होगा ये ज्योतिबा फुले जी का नाम। तो ये क्या थे, जो जाति विरोधी आंदोलन है उसके विरुद्ध थे ना इन्होंने। ये जाति विरोधी आंदोलन, उसके विरुद्ध इन्होंने मतलब अपनी भूमिका निभाई थी। इनकी एक पुस्तक याद होगी आपको, गुलामगिरी, याद है। इसमें इन्होंने जो अमेरिका में जो दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था उससे प्रेरणा लेकर ये पुस्तक लिखी थी। और फिर इनकी एक, और हम एक समाज पढ़ते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1873 में, याद है। और ज्योतिबा फुले जी ने 1848 में जो इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, उनके साथ मिलकर पहला जो विधवाओं के लिए जो पहला पूना में एक विद्यालय खोला था ना, आश्रम, वो भी है। और ज्योतिबा फुले, हाँ, इन्हें ज्योतिबा महात्मा की उपाधि किसने दी थी। मैं इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, आपका सारा रिवीजन यहीं पे हो जाएगा। महात्मा की उपाधि दी गई थी ना, महात्मा ज्योतिबा फुले गए थे। तो 1888 में इन्हें कुछ विट्ठल राव ने दी थी, शायद बाबा जी विट्ठल राव जी ने दी थी इन्हें, उन्होंने दी थी। ठीक है, विट्ठल नाम है उसमें कहीं पर, बाकी लंबा सा नाम था वो कुछ। उन्होंने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए ठीक है, ये प्रश्न क्लियर है सबका। आंसर क्या है, जाति विरोधी आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न, अब ये करंट का पूछा है, बशर्ते मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में जो आयरन ओर है ना, इसके सबसे ज्यादा उत्पादक कौन करता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है उड़ीसा, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा लौह अयस्क का करता है उड़ीसा, फिर दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। झारखंड वगैरह क्या है, ये कोयले वाले हैं। ठीक है, तो लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन ओडिशा करता है, सेकंड नंबर पर उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, एक और दो होगा। अब ये भी करंट क्या है, अब यहाँ पे 2022 का तो हमें पता है नहीं, अभी 2023 का इंडेक्स आ चुका है। तो आप बताइए, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 2023 है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। 126 है, क्योंकि आप कम मेहनत करते हैं। 126 में रैंक है, ठीक है, इंडिया की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब कितना अच्छा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके यहाँ पर से, पता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 4 स्थापत्य की सामग्रियां दी हैं इस साइड और 4 निर्माणकर्ताओं के नाम दिए हैं। तो किसने क्या मिलाया है ये आपको बताना है। सबसे पहले आप क्या ढूंढ सकते हैं, 2.5 दिन का जो झोपड़ा हम कहते हैं, ये तो ढूंढ सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये किया था। ये तो अमूमन सुनते ही हैं हम। तो डी का क्या है, 2 है, यानी डी का 2, या तो ये या तो ये। उसके बाद आप जमैयत खाना मस्जिद, ये भी है हमारे रिसोर्सेज में। जमैयत खाना मस्जिद आपने पढ़ी होगी, एंड अगर आपने लूसेंट भी पढ़ी है नीली वाली, उसमें भी है ये जमैयत खाना मस्जिद। तो ये किया था हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने, जमैयत खाना मस्जिद। ये सी का हो गया 1, सी का 1, अभी भी ये दोनों बने हुए हैं। उसके बाद अब लाल महल या सुल्तानगढ़ी। तो लाल महल मैंने कम सुना है, मैंने सुल्तानगढ़ी सुना है। तो सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने की है। ठीक है, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश की, यानी ए का 3। तो ए का 3 है, ये है, ए है आंसर। ठीक है, चलिए मिल। और फिर लाल महल किसने किया, बलबंदी किया। अब 4 क्वेश्चन यहाँ पर मिल गए ना, जो आपके सोर्सेज में नहीं है वो शामिल करिए। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। जमैयत खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी। लाल महल, बलबंदी। और सुल्तानगढ़ी, इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ, कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है इनमें से। तो केला, बबूल। अब केले को तो कभी लगाओगे, नीम हम अच्छा ही मानते हैं, बबूल को भी हम अच्छा मानते हैं ना। नीम की हम औषधि कहते हैं, केले को हम इतना खाते हैं, तो इतने लगाते ही क्यों। तो ये 2 ऑप्शन तो कभी नहीं लगाओगे आप। अब बबूल भी, यूकेलिप्टस है वैसे आंसर। ठीक है, चलिए यूकेलिप्टस है इसका आंसर। ठीक, चलिए एक और प्रश्न पूछूं यहाँ पर। चलिए मैं एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक ऐसा वन है जो सामाजिक वानिकी के लिए बेहतर माना जाता है, सॉरी, वृक्ष का नाम। सामाजिक वानिकी के लिए किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, अगर सर्च कर पाएंगे, ये मैं आपके लिए ही, आप थोड़ा अपने दिमाग को घुमा सकें, देख सकें, सर्च कर सकें, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, बाकी मुझे जो आता है वही पूछूंगा मैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए एजर्सन और रीजनिंग है।
20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय। आज आपने इकोनॉमी के प्रश्न देखे होंगे, ऐसे ही आ रहे हैं आजकल यहाँ के स्टेट एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए और आसानी से सरल कर जाएंगे अगर पढ़ने की आदत है आपको लंबे क्वेश्चंस को। तो क्या कह रहा है, 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने, ठीक है। हम निर्धनता और निर्धन व्यक्तियों के बारे में सोच रहे थे बल। चलिए दूसरा कथन कहता है, रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। अब एक बार क्योंकि लगा के देखिए, बीच में कुछ बैठ रहा है ठीक जैसा। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने क्योंकि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। ठीक ही लग रहा है मुझे। अब ये क्या है मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन सिंपल ही कह रहा है कि निर्धन व्यक्ति हमारी, जो हमारे आज तक हम निर्धनता को उतना मान्यता नहीं देते थे, 20वीं शताब्दी में इसे महत्व मिला बल, ठीक है। उसके बाद क्यों मिला, क्योंकि अन्य कोई कारक थे ही नहीं से, जो रणनीतिक रूप से लक्ष्य भेदन की प्रक्रियाएं थी वह कम थी यहाँ, इसलिए इस मुद्दे को गति मिली बल, ठीक है। मुझे दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं और एजर्सन और रीजनिंग भी ठीक लग रही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ऐसा मैं लगा के आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद डीडीटी देखिए, इसका नाम बहुत सुना होगा आपने, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लो इथेन, या तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेगा कहीं, फुल फॉर्म भी याद करिएगा कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन है इसका नाम। ये क्या है फिर, अमूमन हम क्या सुनते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये अगर पर्यावरण में रहेगा तो ये डिग्रेड अपघटन नहीं हो पाएगा। जैसे हम जैव पदार्थ पढ़ते हैं तो उनका क्या हो जाता है, एक समय सीमा के बाद अपघटित हो जाती है, लेकिन ये गैर अजैव नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, हम जीएस के ही क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब ये भी अच्छा प्रश्न है, मैं आपको इससे 3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको यहाँ पर, ठीक है। 3 प्रश्न, एक तो देखिए पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब का है बल, ये तो सिंपल है, सबको याद होगा और बहुत बार बनता भी है, कब का है, 1986 का पर्यावरण वाला। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ यहाँ पर, एक जल वाला एक्ट है, एक वायु वाला एक्ट है। जल प्रदूषण एवं नियंत्रण रोकथाम एक्ट है ना एक, और एक वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण रोकथाम एक्ट है। तो आप इससे कैसे याद करेंगे, आपको एक शब्द पता है ना, क्या, जलवायु सुना है आपने शब्द, देखिए आपने जलवायु शब्द तो सुना है ना, जल वायु ये शब्द सुना है, तो देखिए इस शब्द को अपने दिमाग में याद रखिए, पहले क्या आ रहा है, जल आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, वायु आ रहा है, तो जल वाला एक्ट पहले है, वायु वाला एक्ट बाद में, जलवायु शब्द को याद रखिए। तो जल प्रदूषण और नियंत्रण रोकथाम एक्ट है जो वो है 1974 का, और जो वायु वाला है वो है 1981 का, याद रखिएगा जल वाला यहाँ का। तो 3 चीजें क्या सीखी, जलवायु शब्द याद किया आपने, तो जल पहले है, यानी जल प्रदूषण एवं नियंत्रण वाला एक्ट 1974 का है, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण वाला एक्ट 1981 का है, और पर्यावरण जो संरक्षण एक्ट है वो 1986 का है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया फिर, 1986 है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार, ये देखिए एक पीवाईक्यू मैंने आपको कराया भी है जब इस, तो मौलिक अधिकारों में कब सम्मिलित किया गया, सिंपल है, सबको आएगा ये, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया। मौलिक अधिकारों में तो कौन सा एक्ट था वो, 21A था, एक तो ये जुड़ा था, फिर जो आर्टिकल 45 था नीति निर्देशक तत्व में, उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन की गई थी कि अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे ऐसा। और मैंने कहा था एक और संशोधन और एक चीज और जुड़ी थी इससे, क्या, हमारा 11वां मूल कर्तव्य बताया था ना, वो भी शिक्षा के अधिकार की बात करता है। तो 86वें संविधान संशोधन से 3 चीजें जुड़ी थी, एक तो मूल अधिकार जुड़ा था एक 21 से, एक डीपीएसपी में भी संशोधन हुआ था 45 वाले में, और मूल कर्तव्य में भी 11वां मूल कर्तव्य जुड़ा था। पहले 10 ही थे ना, और आप मूल कर्तव्य क्या मूल संविधान में थे नहीं, ये कब आए, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 का, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 तब आए थे और 11वां आया यही वाला 86वें वाले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस कुछ सीखिएगा, हाँ इनसे मतलब खुद को भी इवेल्युएट करने की कोशिश कीजिएगा, तभी इनका फायदा है, खाली मतलब केवल सुन रहे हैं और कोई एक्टिविटी नहीं है, फिर क्या ही फायदा होगा इनका, ठीक है। चलिए कौन सा कथन सुमेलित नहीं है बल, अब देखिए 4 उत्तराखंड का आपको पता है 70 सीटें हैं, यूपी का भी आपको पता है 403 सीटें हैं, गोवा का 40 सीटें हैं, याद रखिए, और मणिपुर में 62 नहीं 60 सीटें हैं। तो मणिपुर में जितने भी, अब देखिए हमारे 28 राज्य हैं, 28 के साथ में याद नहीं करवाएंगे, लेकिन इन 2 के याद थे आपको, 2 और जुड़ गए, ऐसे ही 2-2 करके पढ़िए, साथ में पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन उत्पन्न होगा ही। अब मणिपुर और गोवा को कभी मत भूलिएगा कि गोवा में 40 थे और मणिपुर में 60 थे, तो गलत कौन सा है, ये वाला गलत है। मणिपुर में कितने हैं, 60 है, गोवा में 40 है, उत्तर प्रदेश में 403 है और उत्तराखंड में 70 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस नदी घाटी का जो बेसिन क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है बल, निम्न में से कौन सी नदी है जो सबसे बड़े बेसिन क्षेत्रफल वाले एरिया में बहती है बल, इनमें से, हाँ
वैसे ओवरऑल भारत की बात की जाए तो सबसे बड़ा बेसिन एरिया कवर करती है गंगा नदी। सबसे बड़ा बेसिन किसका है? गंगा नदी का है, याद रखिएगा। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा बेसिन एरिया है हमारा महानदी का। महानदी, कुछ महानदी के बारे में आपको बता देता हूँ। महानदी कहाँ से? छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से, धामतारी रीजन से, मैंने बताया था आपको, अमरकंटक का जो मैकाल वाला रीजन है वहां से निकलती है। और उसके बाद ये ओडिशा में एंटर करेगी, फिर बे ऑफ बंगाल में जाएगी। इसकी सहायक नदियां भी बताई थी मैंने आपको, सियोनाथ, हस्तो, मांद, इब। फिर लेफ्ट बैंक थी टेल ओंग जोंग, और ऊपर की क्या थी? सियोनाथ, हस्तो, मांद, इब थी। और इस पर एक हीराकुंड डैम आपने पढ़ा ही होगा महानदी पर ना। चलिए ठीक है, इतनी सारी जानकारी हमने इसके बारे में ली है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, थर्मोडायनेमिकली सबसे कार्बन का सबसे स्टेबल रूप कौन सा है? अब कार्बन के बहुत सारे रूप है, आपने पढ़े हैं, हीरा, फ्लोरीन, कोयला, ग्रेफाइट, जो भी है। सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है ना। चलिए, और ये विद्युत का सुचालक भी होता है। ठीक है, और हीरा सबसे ठोस है और विद्युत का कुचालक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए इसने क्या कहा है, 4 फॉर्मेशन दे दिए इन्होंने, कोई संगठन, और कहाँ स्थापित हुए ये दे दिए। अब कितना कठिन प्रश्न है ये, क्योंकि अमूमन हम पढ़ते ही नहीं, या तो कब स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, ये सभी पढ़ते हैं, लेकिन अब इसने कौन सी जगह स्थापित हुआ ये भी पूछते हैं। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे आप इस क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पहले राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग जो आजकल भी चलता है ना कुछ, जयमल सिंह ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी? पंजाब के अमृतसर में की थी। पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना की गई थी, राधा स्वामी सत्संग की। किसने? जयमल सिंह ने। फिर भारत धर्म महामंडल, भारत धर्म महामंडल, इसकी स्थापना हरिद्वार में हुई थी। हरिद्वार में हुई थी और 1887 में हुई थी। भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 में हरिद्वार में हुई थी। सनातन धर्म रक्षणी सभा, सनातन धर्म रक्षणी सभा, ये उत्तराखंड के एग्जाम में आ चुका है आजकल के ही, शायद आरओ के उसमें आया था। तो पीवाईक्यूज जरूर हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, अगर सही ढंग से उन्हें लगाते हैं तो सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में ही इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1873 में। जो जानकारी में नहीं है वो सब लिखिएगा। और देव समाज, चलो ये तो हमारे सोर्सेज में है ही, 1887 में किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने, पढ़ते हैं ना। और कहाँ की थी देव समाज की स्थापना? लाहौर में की गई थी, लाहौर। तो एक बार मैं फिर से आपको सब बता देता हूँ, गलत सही को ढूंढना है तो सही ये है। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में ही है। कब? 1873 में स्थापित हुई। राधा स्वामी सत्संग है कहाँ? पंजाब में। कब? 1887। भारत धर्म महामंडल है कहाँ? हरिद्वार में। कब? 1800। भारत धर्म महामंडल हो गया 1800, ठीक है, 87। फिर देव समाज हो गया हमारा 1800, ये 93 में आया भारत धर्म महामंडल, 1893 में। और देव समाज है हमारा 1887 में, शिवनारायण अग्निहोत्री ने, ये था लाहौर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? बल हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक तो सीएनजी और एक एलपीजी। अब इसमें अमूमन कन्फ्यूजन भी उत्पन्न होगा, सीधे यहाँ पर याद करके, सीएनजी यानी नेचुरल गैस, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो नेचुरल गैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन, और एलपीजी का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, तो जो नेचुरल गैस है वो, उसमें क्या है? मीथेन है। और जो एलपीजी है उसमें क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन है। याद रहेगा। कैसे याद करते हैं? मतलब लिखिए लगातार और दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालिए ना, तभी याद हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है कि जो ज्वारीय शक्ति है वो सबसे ज्यादा किस तट पर उत्पादित होता है? जो ज्वारीय शक्ति, अब ज्वारीय शक्ति बताइए मुझे, जहां ज्वार उत्पन्न होंगे वहीं तो ज्वारीय शक्ति आएगी। आपने कभी, ये है इंडिया, ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट साइड को तो बहुत कम ज्वारी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। ज्वारी घटनाएं यानी समुद्र के जल का एक बार ऊपर उठना फिर नीचे उठना, ईब और फ्लो कहते हैं हम इसे। तो ये अमूमन पश्चिमी घाट पर ही आते हैं। अब देखिए, उत्तरी सरकार तट, ये उड़ीसा के यहाँ वाला तट है। केरल तट, चलो अब मन्नार तट, ये भी यहाँ वाला तट है। तो ये दो तो हट जाएंगे सीधे, ये और ये, क्योंकि ये, सॉरी, ये और ये, क्योंकि ये पूर्वी साइड वाले हैं। या तो खंबात का तट होगा या तो केरल का तट होगा। अब खंबात का तट इसका आंसर है। केरल में उतने ज्वार आते नहीं है। ज्वारी कंडीशन कहाँ पर है सबसे ज्यादा? जो कच्छ की खाड़ी वाला एरिया है ना, वहां सबसे ज्यादा ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो ज्वारी शक्ति से सबसे ज्यादा शक्ति कहाँ उत्पन्न होती है? ऊर्जा, वो होती है खंबात तट, गुजरात में। आई, चलिए अगला प्रश्न, हम यहाँ पर केवल जीएस के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब देखिए प्रश्न, देखिए, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 60, अभी इतना टेक्निकल क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछ दिया इसने, इसको ज्यादा मतलब, देखिए बहुत ज्यादा टेक्निकल है। ठीक है,
इसको आप नहीं करेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं समझाऊंगा भी, फिर भी आपको क्या ही पता चल जाएगा यहाँ और ऊपर, ऐसे तो कुछ भी उठा के डाल देगा वो। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। सही बात है, ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटेगा। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता क्यों है? क्योंकि जो हवा है वो विरल हो रही है, सबसे ज्यादा हवा नीचे होती है, सघन थी, फिर फैलती गई और ऊपर जाके ठंडी हो गई, इसीलिए जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो ठंडे होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, लीड बैंक की स्कीम भी, चलो ये भी बहुत पुराना है। अब देखिए, हिमालय पर्वत की बात की जाए, इन पर्वत श्रृंखलाओं को देखिए और कौन कौन सी हिमालय है, ये देखिए, और कितना बड़ा मजाक किया इसने हमारे साथ। ये देखिए, अन्नामलाई और सिरुमलाई को कह रहा है हिमालय पर्वत। अरे भाई, अन्नामलाई और सिरुमलाई कहाँ पड़ी हैं? नीचे मैंने आपको जब प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियां कराई है ना, वहां कराया मैंने अन्नामलाई और सिरुमलाई। अन्नामलाई कहाँ है? जो अनाईमुडी पर पहाड़ियां है ना, अनाईमुडी पहाड़ियां है ना यहाँ तमिलनाडु और केरल के बीच में, तो उस पर अन्नामलाई है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, उसमें अनाईमुडी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी। और शिरुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। शिरुमलाई, पंचमलाई, जाउदी शेवरॉय कराई है ना मैंने, जिंजी, सब कहाँ की हैं? तमिलनाडु की हैं ये। तो ये तो हिमालय में हो ही नहीं सकती। ये तीन जिसमें भी हटाइए, 3 और 4, इसमें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है? 1 और 2 है। अब चो ओ ऊ लोहित से, ये था नहीं था मुझे नहीं पता, बट आंसर मेरा निकल गया। तो अब ये चो ओ ऊ हिमालय में ही है, लोहित से हिमालय में ही है, ठीक है। और अन्नामलाई केरल में है, सिरुमलाई तमिलनाडु में है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी। इस साइड दिए हैं दार्शनिक, इस साइड दिए उनके दर्शन। अब ये 5 दर्शन हम अमूमन पढ़ते हैं, ये 5 कभी भूलिएगा मत। कैसे याद करेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले हमारे शंकर होते हैं, शंकराचार्य पढ़ते हैं ना, शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया था, अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य ने दिया था अद्वैतवाद। उसके अपोजिट में फिर रामानुज आए, उन्होंने कहा विशिष्टाद्वैतवाद। अब इसके भीतर की बातें मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इतना आप सीखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लंबा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुज ने दिया था विशिष्टाद्वैतवाद। उसके बाद फिर हमारे मध्वाचार्य आए, मध्वाचार्य ने दिया द्वैतवाद। फिर हमारे निम्बार्काचार्य आए, उन्होंने दिया था द्वैताद्वैतवाद। फिर हमारे वल्लभाचार्य आए, उन्होंने दिया था शुद्धाद्वैतवाद। याद रखिए, सबसे पहले आपको शंकराचार्य का अद्वैत तो याद होगा, इतना तो याद कर सकते हैं। शंकराचार्य का अद्वैत और रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, यह आपको खुद से करना है, ठीक है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। उसके बाद मध्व, मध्व, मध्व यानी जो बीच में है। तो देखिए, शुद्धा, द्वैत और द्वैत में सबसे ज्यादा बीच में कौन सा लग रहा है? द्वैत लग रहा है। मैंने ऐसे याद किया तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कोई लॉजिक नहीं है इसका कि कैसे याद किया। तो मध्वाचार्य का द्वैत है, यानी मध्व मुझे बीच में जैसा लग रहा है, द्वैत भी मुझे बीच में जैसा लग रहा है, तो मैंने मध्व का द्वैत याद किया, ठीक है। तो मध्वाचार्य का द्वैतवाद हो गया। अब निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद। अब निम्बार्काचार्य का एक ही यही याद करिए, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद। उसके बाद बचा वल्लभाचार्य जी, तो उनका है शुद्धाद्वैतवाद। फिर एक और आता है अचिंत्य भेदा भेदवाद, या फिर हाँ, अचिंत्य भेदा भेदवाद भी आता है ना, वह चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु का क्या है? अचिंत्य, अचिंत्य भेदा भेदवाद। अब इनसे जब एग्जाम में प्रश्न बनेगा तभी याद करेंगे क्या? पहले याद करके जाइए तो कुछ फायदा भी होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य का बीच में है तो द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, और चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदा भेदवाद, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि बहुत 33 प्रश्न कर ही दिया हमने, और आगे के 2 लेक्चर्स में हम ये वाला पेपर भी कवर कर लेंगे। इस हफ्ते हम PYQC लगाएंगे। आप जरूर, अगर फायदा हो रहा है तो जरूर से लिखिए कमेंट में, क्योंकि मुझे भी उसी से प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने अन्य साथियों तक भी इसे साझा करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।